हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऐसा क्यों होता है? स्टार्टिंग में आप लोग हर ड्रामा को बहुत ही अच्छे व्यूज़ देते हैं, लेकिन धीरे धीरे उस ड्रामा पर आप लोगों के व्यूज़ कम आने लगते हैं। ये ड्रामे के 45 एपिसोड्स हैं, जिनको मैं एटलीस्ट कम से कम भी करूँ तो भी इसको पूरा एक्सप्लेन करने में मुझे 30 पार्ट्स तो लगेंगे ही। लेकिन आप लोग अभी से इतने कम व्यूज़ देंगे तो मुझे मन भी नहीं होगा इसको आगे एक्सप्लेन करने का। प्लीज़ गाइस, थोड़ा सा मेरी मेहनत को वैल्यू कर दीजिए और इसको अच्छे व्यूज़ दे दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 6। आम्बेर नाम की एक मेड से हेल्प लेकर शी अपनी माँ के कातिल का पता लगाने के लिए वापस शीजियान टेम्पल की तरफ जाती है। वहाँ उसे एक बच्चा मिलता है। जब वो उससे अपनी माँ के बारे में पूछती है तो वो बच्चा उसे बताता है कि उसने उसकी माँ को देखा था, लेकिन एक अजीब बात ये थी कि उसकी माँ के साथ उसने एक औरत को भी देखा था। और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो बच्चा कहता है कि उस दिन टेम्पल में केवल ज्यूलिंग की फैमिली से ही लेडीज अलाउड थी, इसलिए वो औरत भी ज्यूलिंग की फैमिली से ही होगी। लेकिन वो औरत कैसी दिखती थी इस बारे में वो बच्चा कुछ भी नहीं बता पाता, क्योंकि उसने सिर्फ उसका बैग देखा था। आम्बेर शी के साथ धोखा करती है और शी के मंदिर जाने के बारे में लेडी लियू को बता देती है, जिससे कि शी पकड़ी जाती है और उसे लेडी लियू के सामने लाया जाता है। लियो शी के सामने उसकी मेड और फ्रेंड डोंग से कहती है कि तुम शी का ध्यान रख पाने में नाकामयाब रही हो, इसलिए तुम्हें सजा दी जाएगी और तुम्हें बेच दिया जाएगा। अपनी फ्रेंड के साथ ऐसा होते देख शी घबरा जाती है और लेडी लियो के सामने कहती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आप सही थी और मैं गलत थी। मेरी माँ के कातिलों को ढूंढना मुझे बंद कर देना चाहिए। अब आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। लेडी लियो भी अपने प्लान पर बहुत खुश हो जाती है कि फाइनली मैंने शी की उम्मीदों को तोड़ ही दिया और अब वो मेरे इशारे पर नाचने लगेगी। योनियांग अपने पति ज्यूलिंग को अपने हाथों से एक परफ्यूम शैशे बनाकर देती है, क्योंकि ये वहाँ की रिवाज होती है। इसके बाद वो ज़ूलिंग से पूछती है कि जियांग फैमिली में जुन की शादी की बात कहाँ तक आगे बढ़ी है, तो ज़ूलिंग उसे बताता है कि मैंने मैच मेकर से इस बारे में बात कर ली है। दूसरी ओर ज़्यूलिंग एक बात से परेशान है कि अब वो फिर से अपने ससुर लॉर्ड लियू को राजा के सामने ऑफिसर्स की जॉब कैसे दिलवा पाएगा, क्योंकि इस वक्त राजा ने ग्रैंड सेक्रेटरी चेन के प्रपोजल को स्वीकार कर लिया है और लॉर्ड लियू के सपोर्टर ग्रैंड सेक्रेटरी लियू ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं। तो ऐसे में लॉर्ड लियू को सपोर्ट करने वाला ऑफिसर्स के बीच में कोई भी नहीं है। जब ज़्यूलिंग ये बात लॉर्ड लियो के साथ डिस्कस करता है तो वो उससे कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ। बाहर निकलकर ज़्यूलिंग अपने आदमी लिनबो से बात करता है कि कॉन्क्यूबाइन लियू ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी, इसलिए वो मारी गई। अगर उनके कातिलों के केस को हम ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करेंगे तो इसमें पैलेस की भी बदनामी होगी। शी ये बातें सुन रही होती है, उसे अपनी माँ के बारे में ऐसी बातें पसंद नहीं आती और वो ज़्यूलिंग से कहती है कि मेरी माँ के बारे में चिंता करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। ज्यूलिंग और शी को आपस में बातें करते हुए अर्नयांग की मेड देख लेती है और जाकर अर्नयांग को बता देती है। तो अर्नयांग शी पर कीचड़ उछालने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि कितनी शर्म की बात है, तुम्हारी माँ को मरे हुए भी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ और तुम ज्यूलिंग पर डोरे डालने लगी। तो शी उसे जवाब देती है कि मेरी बात छोड़ो, ज्यूलिंग की वाइफ योनिंग अभी जिंदा है और उसके जिंदा होते हुए भी तुम ज्यूलिंग से शादी के सपने देखती हो, मुझसे कहीं ज़्यादा बेशर्म तुम हो। कमरे में जाने के बाद डोंग शी से कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि वेंग यू तो अर्नियांग को पसंद करता था, फिर उसने अचानक तुमसे शादी करने के लिए हाँ क्यों की? इस सब के पीछे कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद शी अपना दिमाग चलाती है और अपनी एक तस्वीर एक मेड के हाथों वेंग यू तक पहुंचवा देती है। अब इससे वेंग यू की जो गलतफहमी है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि वो तो अर्नियांग को ही शी समझ रहा था। उस तस्वीर को देखने के बाद वेंग यू गुस्से से पागल हो जाता है और सीधा शी से मिलने के लिए पैलेस चला आता है। इसके बाद वो शी की भेजी हुई तस्वीर सबको दिखाकर कहता है कि क्या यही शी है। तो अब शी उसके सामने आ जाती है और ये देखकर वेंगू का गुस्सा बहुत बढ़ जाता है कि अर्नयांग ने उसे धोखा दिया। वो सबके सामने अर्नयांग को गुस्से से पकड़ता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। फिर वो सबके सामने मैडम लियो से कहता है कि मेरी एक बात सुन लो, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ अर्नयांग से। अर्नयांग सबके सामने ही वेंग्यू से शादी करने से इनकार कर देती है, तो वेंग्यू गुस्से में उसे सबके सामने किस कर लेता है और कहता है कि आज से तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। मैडम लियो भी पासा पलटते देख वेंग्यू की हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है कि अगर तुम अर्नयांग को पसंद करते हो तो उसमें क्या परेशानी है, तुम्हारी शादी अर्नयांग से होगी। वेंग्यू के जाने के बाद अर्नयांग रोती हुई मैडम लियो के सामने जाती है और कहती है कि अगर मेरी शादी वेंग्यू से हुई तो मैं उससे पहले ही अपनी जान दे दूंगी।
मैडम लियो मन ही मन प्लान बनाती है और अपनी मेड नैनीताओ से कहती है कि अगर अर्न्यांग अपनी जान दे भी देती है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर मैं वेंग्यू की माँ मैडम जियांग से कहूंगी कि अगर आपने जुन की शादी जियांग फैमिली में नहीं की तो मैं सबको बता दूंगी कि वेंग्यू की वजह से यहाँ की एक बेटी ने आत्महत्या कर ली। उधर अर्न्यांग की मेड उसे बताती है कि ये सब शी का किया हुआ है, क्योंकि उसने ही अपनी तस्वीर वेंग्यू को भेजी थी जिससे कि वेंग्यू को सच्चाई का पता चल जाए। उधर योनियांग की हालत अचानक बहुत खराब होने लगती है और ज्यूलिंग उससे मिलने जाता है। योनिंग उससे कहती है कि हम दोनों के रिश्ते की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत हुई थी। हम लोग कब इस मोड़ पर आके मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन अब मैं तुमसे एक वादा चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम शी से शादी कर लोगे। लेकिन ज्यूलिंग के हिसाब से शी अभी बहुत छोटी है और वो शी से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन योनिंग कहती है कि ये मेरी आखिरी इच्छा है, इसलिए तुम्हें शी से शादी करनी होगी। तो ज्यूलिंग को उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद वो शी को अपने पास बुलाती है और उसके कान में कहती है कि ये महल देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, यहाँ ऐशो आराम की सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यहाँ हर कोने में खतरा छुपा हुआ है। तुम बहुत मैच्योर हो इसलिए सब कुछ संभाल लोगी। इसके बाद मरने से पहले वो अपने बेटे जुन को अपने पास बुलाती है और उसे लोरी सुनाती है और वहाँ खड़े सभी लोगों से कहती है कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का ध्यान रखना। इसके बाद योनयांग सबको अकेला छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहकर चली जाती है और उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उसकी तस्वीर के सामने खड़े होकर ज्यूलिंग कहता है कि जो कुछ भी मैंने तुमसे वादा किया था मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। इसके बाद ज्यूलिंग पैलेस में देखता है कि उसकी सारी कॉन्क्यूबाइंस आपस में लड़ती रहती हैं और वो लिनबो से कहता है कि ऐसी बीवियों का क्या फायदा, घर में एक मौत हुई है लेकिन इनमें से किसी को कोई दुख भी नहीं है, ये आपस में लड़ने में ही व्यस्त हैं। ज्यूलिंग की माँ मैडम जियान को शी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और उसे ज्यूलिंग के लिए शी पसंद नहीं है। वो अपनी बेटी से कहती है कि अगर योनिंग ने ज्यूलिंग से वो वादा नहीं लिया होता तो मैं ये शादी हरगिज नहीं होने देती। ज्यूलिंग अब बेचारा अकेले ही अपने बेटे जुन की तरफ ध्यान देता है और उसे लिखना सिखाता है। देखते ही देखते एक साल निकल जाता है और अब वो दिन आ जाता है जब ज्यूलिंग और शी की शादी है। दुल्हन के लिबास में तैयार हुई शी बहुत खूबसूरत लग रही होती है। तभी उसकी सिस्टर वुनियांग उससे मिलने आती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि आज तुम्हारी शादी है, लेकिन ज्यूलिंग की बहुत सारी कॉन्क्यूबाइंस हैं और सारी की सारी बहुत ही प्लानिंग करने वाली हैं, तो तुम्हें उन सबसे बच के रहना होगा। उन सबके जाने के बाद मैडम लियो भी शी से मिलने आती हैं और उससे कहती हैं कि तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम योनिंग की सलाह कभी मत भूलना। ये जगह खतरे से खाली नहीं है, चारों तरफ यहाँ कॉन्क्यूबाइंस हैं जो कि दिमाग की बहुत तेज़ हैं। अगर तुम स्ट्रिक्ट नहीं रही तो वो सारी तुम पर हावी हो जाएंगी। इसके अलावा एक बात और याद रखना है कि तुम्हारी शादी यहाँ इसलिए कराई गई है ताकि तुम योनिंग के बेटे जुन का ध्यान रख सको, तो ये अपनी जिम्मेदारी कभी मत भूलना। तो शी कहती है कि आप निश्चिंत रहिए, मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगी और योनियांग को निराश नहीं करूंगी। इसके बाद सबके सामने ज्यूलिंग और शी की सभी रस्मों रिवाज के साथ शादी हो जाती है। पहली रात के बारे में सोचकर शी की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, वो बहुत नर्वस होने लगती है। तो उसकी फ्रेंड और मेड डोंग उसे समझाती है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। फाइनली ज्यूलिंग अपने रूम में आता है और शी का घूंघट उठाता है। शी उससे बिल्कुल भी नहीं शर्माती और अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके उसे घूरने लगती है। तो ज्यूलिंग उससे कहता है कि शायद तुम दुनिया में ऐसी पहली बीवी होगी जो अपने दूल्हे की आंखों में इतने गौर से घूर रही हो। इसके बाद दोनों बिस्तर पर बैठ जाते हैं, लेकिन दोनों को ही समझ नहीं आता कि क्या करें और एक दूसरे से क्या बात करें। तभी शी ये कहकर वहां से जाने लगती है कि मैं अपना मेकअप हटा कर आती हूँ, लेकिन उसकी ड्रेस फंस जाती है और वो गिर जाती है और वो ज्यूलिंग की गोद में ही गिर जाती है। उसे उठाने के बाद ज्यूलिंग उसे समझाता है कि अब तुम मेरी वाइफ बन चुकी हो, इसलिए तुम्हें इस पैलेस के सभी रूल्स और रेगुलेशन को अच्छे से फॉलो करना होगा। इसके बाद श्री अपना मेकअप उतारने लगती है और अपने जूड़े में लगी पिन को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उससे नहीं खुल पाती। तो वो अपनी फ्रेंड डोंग को आवाज़ लगाती है, लेकिन डोंग की जगह वहाँ ज्यूलिंग आ जाता है और उसकी पिन को निकालने में उसकी हेल्प करता है। ज्यूलिंग की इतनी करीबी से श्री बहुत नर्वस हो जाती है। इसके बाद दोनों बिस्तर पर सोने के लिए पहुंचते हैं तो ज्यूलिंग शी की तरफ झुकने लगता है। जब शी उसे घूरने लगती है तो ज्यूलिंग उससे कहता है कि इस तरह मुझे घूरना बंद करो और अपनी आंखें बंद रखो। बेचारी शी कस के अपनी आंखों को डर की वजह से बंद कर लेती है और ज्यूलिंग उसे देखने लगता है। इसके बाद जैसे ही ज्यूलिंग उसके करीब आने लगता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, तभी शी घबराकर उठ जाती है और कहती है कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मैं भी पानी पीकर आती हूँ। पानी पीने के बहाने वो काफ़ी देर तक वापस नहीं आती, तब तक ज्यूलिंग सो जाता है और इसके बाद वो भी टेंशन फ्री होकर आके सो जाती है।
उधर लियांग फेंग को ज्यूलिंग बिल्कुल भी भाव नहीं देता है, तो वो ज्यूलिंग की माँ को खुश करने में लगी रहती है और उससे कहती है कि मैं हमेशा आपका ध्यान बहुत अच्छे से रखना चाहती हूँ, जिससे कि ज्यूलिंग को कभी कोई परेशानी ना हो। मैडम जियान उससे बहुत खुश हैं और उससे कहती हैं कि लेकिन मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ज्यूलिंग को तुम्हें भी वक्त देना चाहिए। उधर लियांग फेंग अपनी मेट से कहती है कि अब तो मुझे बहुत चिंता होने लगी है, क्योंकि ज्यूलिंग की नई शादी भी हो चुकी है। अब उनका ध्यान मेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं आएगा और अगर उन्हें अपनी नई वाइफ पसंद आ गई तो उसकी मेड उसे समझाती है कि आप कुछ ज़्यादा ही सोचती हैं। आप इतने बड़े घराने की लड़की हैं और इतनी खूबसूरत हैं। जब ज्यूलिंग को आपसे प्यार नहीं हुआ तो वो तो एक कॉन्क्यूबाइन की बेटी है, उससे उन्हें कभी प्यार नहीं होगा। उधर अर्नयांग की शादी भी वेंग यू से हो चुकी होती है, लेकिन वो उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं होती। जब उसे ज्यूलिंग और शी की शादी का पता चलता है तो उसे अफसोस होता है और वो मन में सोचने लगती है कि अगर सब कुछ ठीक रहा होता तो आज शी की जगह मैं होती। वेंग यू अर्नयांग की दहेज में आई हुई एक ज्वेलरी को उसे नहीं देता है और जब अर्नयांग उसे छीनने की कोशिश करती है तो दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है और वो अर्नयांग की ज्वेलरी को तोड़ देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ज्यूलिंग की आंख खुलती है तो उसे अपने सामने शी चैन से सोती नजर आती है और वो उसे घूरने लगता है। और इसी के साथ मैं आज का पार्ट खत्म करती हूँ। तो ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले पार्ट में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि धीरे धीरे किस तरह से ज्यूलिंग और शी की प्रेम कहानी आगे बढ़ेगी। मैं तो ये सब देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और अगर आप भी एक्साइटेड हैं तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर इस ड्रामा के प्रीवियस पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि मैंने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टाटा बाय बाय sayonara एंड टेक केयर।